मेंटल हेल्थ कर रहे थे शायद। हाँ, क्या इसकी डेफिनेशन लिखवा दीजिए ना। WHO की डेफिनेशन है, एक लिखो। और उन्होंने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन दी है ना, मतलब बीइंग अनहेल्दी टाइप का ऐसा कुछ नहीं बताया। मेंटल हेल्थ क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग in which an individual realizes his or her own abilities, comma can cope with normal stresses of life, comma work productively, comma and can make contributions to the community। ठीक है, अब यहाँ पे दो चार चीज़ें नोट करने वाली हैं। क्या? एक तो हम प्रोडक्टिव रहें, ठीक है, हम प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी है, विच मीन्स मतलब हर किसी को जिंदा रहने के लिए कुछ भी फ्री में तो मिलता नहीं है। जिंदा रहने के लिए कुछ काम करना है। अगर हम केपेबल हैं काम करने के लिए और कोई ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिकल बैरियर है जो हमें काम करने से रोक रहा है, तो हम बोलेंगे। प्लस मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना, तो हमें सोसाइटी में रहना है। अगर हम कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं तो ये वेल बीइंग है। अगर ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा बाकी तो आपने देखा ही है कि नॉर्मल स्ट्रेसेस से आप कोप कर सकें, अपनी एबिलिटी को रियलाइज कर सकें। इसके अलावा दो और चीज़ें हैं, क्या? कि हम इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकें और सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकें, है ना। खुद की फंक्शनिंग, इकोनॉमी के साथ पार्टिसिपेशन, सोसाइटी के साथ पार्टिसिपेशन। अगर ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है ना, मतलब हाँ, मतलब WHO रियलाइज कर रहा है कि हमारी इन्नेट कैपेबिलिटीज ये हैं या इन्नेट टेंडेंसीज ये हैं कि हम इकोनॉमिक सोसाइटी में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, अपार्ट फ्रॉम हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ें इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वो मेंटल हेल्थ इशू है फिर, है ना। सिम्टम्स, देखो सिम्टम्स वैसे आपको जो नोट्स होगा ना उसमें आ जाएंगे, ठीक है। मैं वैसे यहाँ से एक बार पढ़ के बता देता हूँ। क्या? कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट या प्लेजर इन योर ओन एक्टिविटीज़, ठीक है। वेट लॉस, गेन या लॉस दोनों ही, है ना। वेट चेंज एक्चुअली। फिर ट्रबल इन गेटिंग स्लीप, है ना। फिर फीलिंग रेस्टलेस एंड एजिटेटेड, बीइंग टायर्ड विदाउट एनर्जी, फीलिंग वर्थलेस या गिल्टी, ट्रबल कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजंस, ठीक है, एंड थॉट्स ऑफ सुसाइड वर्स्ट केस सिनेरियो में। ये सारे सिम्टम्स हैं मेनली जो कि इससे रिलेटेड है, मेंटल इलनेस से रिलेटेड। तो फिर ट्रीटमेंट दो ही होती हैं। एक होता है प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है, और इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट होती हैं कि हम ब्रेन को स्टिमुलेट करें। मतलब एक तो नॉर्मल थेरेपी हो गई, ठीक है, कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ठीक है, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट में अंतर क्या है? हाँ, साइकोलॉजिस्ट स्टडी करता है साइकोलॉजी को, है ना। और जो प्रोफेशनल होता है जो कि साइकेट्रिक हेल्प देता है वो साइकेट्रिस्ट हो गया, ठीक है। और हाँ, तो एक तो तरीका ये होता है कि साइकेट्रिस्ट से सीधे बात करी जाए। दूसरा जो तरीके होते हैं कि हम किसी तरीके से ब्रेन स्टिमुलेशन से रिलेटेड कुछ करें, ठीक है, या तो उसका स्टिमुलेशन ज़्यादा हो रहा है उसको कम करें। जैसे कि ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम किसी तरीके से कुछ ड्रग्स का यूज़ करके जो ब्रेन एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा कम कर दें, रेस्टलेसनेस कम महसूस होगी, नींद आ जाएगी, ठीक है। या दूसरा एक और तरीका होता है, ये कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था, ये आप लिख सकते हो एक ना, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी,
ठीक है। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इसमें क्या होता है कि ब्रेन को थोड़ा सा एनेस्थीसिया देके कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिए जाते हैं, और इसमें ऐसा देखा गया है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब ब्रेन से पास करा जाता है इंटेंशनली कुछ, और ये क्यों करा जाता है कि हम मेनली सीजर्स लाना चाह रहे हैं, और ये देखा गया है कि सीजर्स हम खुद से जब ले आते हैं कभी कभी किसी वजह से ऐसा हो रहा है कि इससे इस टाइप के जो इलनेस के सिम्टम्स हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, कई केसेस में ऐसा देखा गया है। तो ये एक टाइप की थेरेपी होगी, है ना, कि हम ब्रेन रिलेटेड थेरेपीज कर रहे हैं। इसमें यह है कि हम खुद से हम कन्वर्जन्स ला रहे हैं, सीजर्स ला रहे हैं, है ना। कुछ और ट्रीटमेंट्स भी हो सकता है कि हम कुछ और किस्म के न्यूरॉन्स को फायर करने की कोशिश कर रहे हैं खुद से ही, है ना। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो हेल्प करती हैं। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ साइकेट्रिक इलनेसेस आप लिख सकते हैं। अब ये जो हमने सिम्टम्स लिखे थे, या सिम्टम्स जो मैंने बताए है ना, कि काम में जी नहीं लग रहा और ये सारी चीज़ें, है ना, ये सिम्टम्स हैं मेंटल इलनेस के। बट मेंटल इलनेस माइट इटसेल्फ बी मतलब कॉज्ड बाय सम अदर इश्यूज। ठीक है, वो कौन से इश्यूज हो सकते हैं कि कुछ साइकेट्रिक इलनेस होती हैं। एक छोटा सा टॉपिक डालो, साइकेट्रिक इलनेस, PSYCHIA TRIC, साइकेट्रिक इलनेस। ठीक है, और ये मेजर साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं जो आपने अक्सर सुनी होंगी और इसलिए पता होने चाहिए इनके नाम। एक है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सुना है इसके बारे में क्या? हाँ, ये वो चीज़ है, गुड। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को पता है PTSD क्या होता है ना। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, इसके बारे में सुना है? क्या होता है बताओ? कोई एक्शन रिपीट करना पड़े तो कोई थॉट रिपीट होता है। नहीं, थॉट नहीं, एक्शन आपने ठीक बोला। और जनरली ये मतलब रिलेटेड होता है कि हर जगह ऑर्डर चाहिए अपन को। ठीक है, कि अगर कोई OCD वाला बंदा होगा ना और उसको ये चेयर ऐसी दिखेगी, वो यूं जाकर यूं कर देगा इसको। है क्या? आपको एक्सेसिव क्लीनलीनेस की आदत है, सब कुछ एकदम क्लीन रहे, सब कुछ एकदम ऑर्डर में रहे। अगर कोई यूं लाइन में चल रहा हो, और क्या आपको ऐसी आदत है कि आप जब टाइल्स पे चल रहे हो तो एक को स्किप करके चलना है, एक पैर इस पे, एक पैर इस पे, एक पैर इस पे, है ना। हाँ, ये कुछ साइंस होते हैं। सभी करते हैं। हाँ, ये बहुत सारे लोग करते हैं। बट OCD बहुत एक्सट्रीम हो जाता है जब मतलब लोग ये करते हैं ना कि सब कुछ एकदम यूं क्लीन चाहिए, हल्की सी भी गंदी, मतलब ऐसा हो गया ना, कोई अगर मुंह खोल के खा रहा है हद से ज़्यादा, वो होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, एक है एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर्स। एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस तो आप नॉर्मली स्ट्रेस्ड हैं। एंजाइटी ये होता है कि उसकी वजह से अगर आपकी जैसे हार्ट बीट वगैरह चेंज होना शुरू हो जाती है, ये सब। मेरे को ना एक जनरल डिफरेंस पता है, मैं एक बार देख लेते हैं। बेटर है कि हम टेक्निकली साउंड रहें हमारी हर चीज़ में। क्योंकि मेडिकल साइंस में ना बहुत ही शार्प टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं। और नहीं, लेकिन कितना सही है कि शार्प अगर डिफरेंसेस होते हैं, आपको चीज़ों में डिफरेंस पता लग जाएगा। अब इससे सोचो कि जो साइंस वाले लोग हैं ना, जो मतलब ऑप्शनल साइंस वाला रखते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होता है इससे कि उनको एटलीस्ट ये तो पता होता है कि उनके नंबर क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों आ रहे हैं। साफ साफ पता होता है कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं। जो मतलब बाकी ये सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मेनली जो आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, उनमें यही नहीं पता होगा, क्यों, सब कुछ सब्जेक्टिव है। साइंस की एटलीस्ट ये बात तो है कि ऑब्जेक्टिव है सब कुछ, आपको पता है आप या तो सही हो या गलत हो।
ओके, स्ट्रेस ये है कि व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल कॉज, एंड एंजाइटी है व्हेन देयर इज नो अपरेंट एक्सटर्नल थ्रेट, मे और मे नॉट बी एन एक्सटर्नल थ्रेट। तो उस केस में क्या है कि मतलब अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि एक थ्रेट हो सकता है और उसको सिर्फ सोचकर स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, तो ये एंजाइटी है। वो चीज़ अगर हो गई फिर हाँ, stress ले जाए। मतलब नहीं, स्ट्रेस तो ये है कि कोई अपरेंट एक्सटर्नल थ्रेट है, ठीक है, और इसकी वजह से आप मतलब जो भी है सोचना कुछ शुरू करना है, उस चीज को हम स्ट्रेस बोल रहे हैं। लेकिन एंजाइटी क्या है? रिएक्शन टू स्ट्रेस जनरली इज कॉज्ड बाय स्ट्रेस, विच मीन्स किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्सटर्नल कॉज रहा होगा, है ना। इट इज अ रिएक्शन टू स्ट्रेस दैट कैन अकर इवन इफ देयर इज नो करंट थ्रेट। अब भी कोई थ्रेट नहीं है तो अब तो कोई रीजन नहीं है स्ट्रेस में रहने का, लेकिन फिर भी अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो दिस इज एंजाइटी, है ना। इसलिए मेरे को एक बेटर तरीका ये रहता है कि हमेशा हम टेक्निकली देख लें एक बार साइंस में चीज़ों, क्योंकि बहुत शार्प डिफरेंसेस होते हैं और जनरली समझने के बाद कुछ बेटर ही समझ आता है। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। फिर एक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है एंड इफ यू मूड डिसऑर्डर्स। अच्छा, एंजाइटी और पैनिक में भी छोटा सा अंतर है कि एंजाइटी जनरली कम्स ग्रेजुअली, एक ग्रेजुअल हमेशा रहती है, हमेशा रहने वाली चीज़ है। पैनिक अटैक जनरली सडनली स्टार्ट होता है, जल्दी से पीक करता है और जल्दी से हट जाता है, ठीक है। तो एंजाइटी वर्सेस पैनिक भी आप लिख सकते हो। एंजाइटी आपने लिखा है क्या स्ट्रेस और एंजाइटी? अभी लिखा था, ठीक है। तो इसमें बस ये और लिख दो कि एंजाइटी कम्स ग्रेजुअली एंड पैनिक अटैक स्टार्ट्स सडनली एंड पीक विद इन मिनट्स। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, हम आगे चलते हैं। रेयर डिजीजेस। अब रेयर डिजीज क्या होते हैं? दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं कभी कभी रेयर डिजीज को, कि जैसे जिसका प्रेवलेंस हम जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें मान लो हमारे पास कुल मिलाकर इतनी बड़ी पॉपुलेशन मान लो 10,000 ही लोग हैं, ठीक है। तो हम या तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में या एब्सोल्यूट नंबर्स में, अगर नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर्स, दीज डिजीज एंड डिसऑर्डर्स आर वेरी फ्यू, है ना, देन वी कॉल इट ए रेयर डिजीज। जैसे कई केसेस में क्या होता है, अच्छा अब रेयर डिजीज इतने रेयर होते हैं कि इनके बारे में पॉलिसी भी बहुत आसानी से नहीं बनी होती है ना। तो कई कंट्रीज क्या करेंगे, ये कह देंगे 1 out of 5,000। हाँ, इनको ऑर्फन डिजीजेस कहते हैं। और जनरली जो रेयर डिजीज होते हैं, या तो देखो कोई अगर डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, वो रेयर हो ही नहीं सकता, है ना। क्यों? अगर उसने ह्यूमन को इम्पैक्ट कर दिया है, किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करा है, वो जनरली फैलना शुरू हो जाएगा। कुछ डिजीजेस होते हैं, अभी आज हम इन्फेक्शियस डिजीजेस करेंगे। कुछ केस में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है उसकी मोर्टेलिटी इतनी हाई होती है, ठीक है, कि वो फैलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे इन्फेक्ट हुआ बंदा इमीडिएटली बीमार हो गया, मर गया, तो फैलेगा नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा है कि दो टाइप के डिजीज हैं, मतलब मेरे को मैं मतलब जब इमेजिन करता हूँ ना इस सिचुएशन को, इस तरह इमेजिन करता हूँ क्या, कि कौन से डिजीज फैलेंगे, वो इस तरीके से चलेगा। ये है मोर्टेलिटी की स्केल, ठीक है, या ये कितना हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने जनरली देखा है, कोई ऐसी स्केल मतलब बनी नहीं है क्या, कि अगर बहुत हाई मोर्टेलिटी होगी तो भी वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा,
ठीक है, अगर बहुत लो मोर्टेलिटी होगी कॉमन कोल्ड की तरह तो भी सोसाइटी को इम्पैक्ट नहीं करेगा। कोई ऐसा डिजीज है जिसकी मोर्टेलिटी बीच में कहीं लाया कर रही है कि आप इन्फेक्ट हुए, आपको इमीडिएटली सिम्टम्स नहीं आए, ठीक है, और आप इनफैक्ट जिंदा भी बच रहे हैं, और जिंदा बच रहे हैं और बहुत ज़्यादा, क्योंकि बॉडी में चेंज नहीं आ रहे हैं तो आप और ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन कुछ ऑनसेट के कुछ टाइम बाद अब आप बीमार पड़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली केस था कोविड के साथ। हम कॉमन कोल्ड से थोड़ी बीमार होते हैं, यानी ये कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, ये हो गया कोविड। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करते हैं कौन से डिजीज़, जिसका ऑनसेट के बाद जो सिम्टम्स है थोड़े से डिले के साथ आते हैं और उतने ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं है। कोविड में क्या मोर्टेलिटी की, मतलब 100 में से 1-2 मर रहे हैं, इस टाइप की। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें मोर्टेलिटी हद से ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो एनीवे, तो ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शियस डिजीज भी ज़रूरी है कि ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करें, क्योंकि ये है डिजीज़ एक मोर्टेलिटी हाई है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोगों तक नहीं जा रहा, लेकिन इसको हम फिर भी रेयर डिजीज़ नहीं बोल रहे। हम रेयर डिजीज़ जनरली किस टाइप की चीज़ों को बोलते हैं, जहाँ पे जो डिसऑर्डर हो ना जेनेटिक टाइप का हो, जनरली जेनेटिक टाइप के होते हैं। पॉइंट ये है कि ये चीज़ अभी भी इम्पैक्ट तो कर सकती है बहुत सारे लोगों को, ठीक है, उस सेंस में ये रेयर नहीं होगी, ठीक है। ये क्या है, ये हो ही नहीं सकता, ज़्यादातर लोगों को होगा ही नहीं, क्यों, जेनेटिक है, क्योंकि सबके जीन्स एक जैसे नहीं है। जिनके पास वो जीन्स आ रहे हैं, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया कुछ आइडिया क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है, हद से ज़्यादा हद से कम, ठीक है, कि हाँ, तो इसको कई लोग कैंसर के उसमें भी सेंस में भी देखते हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, कुछ आइडिया, डिफॉर्म्ड होते हैं, डिफॉर्म्ड रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। एनीमिया जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई। पहले से ही होते हैं या सिकल नहीं, हाँ पहले से ही होते हैं, ये सिकल की शेप ले लेते हैं। असलियत में जो वो हमारा रेड ब्लड सेल होता है ना, इस तरीके से होता है एक हेल्दी ब्लड सेल, ठीक है, ये क्या है, चंद्राकार हो जाते हैं, थोड़े से चांद के आकार के हो जाते हैं। क्या वो बताओ, ठीक है। अच्छा हाँ, तो अब इन डिजीज के बारे में क्या है कि पहली बात तो डेफिनेशन हमारे पास नहीं है ठीक से, क्योंकि डेफिनेशन नहीं है और जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर है, ज़्यादातर लोगों को होते नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेयर डिजीज की क्या होती है कि पॉलिसी की कमी होती है, इस वजह से कि जनरली क्या होता है कि सरकारें इस की तरफ देखती ही नहीं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं, और ये हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में काउंट कर रहे हैं, हमने देखा कि ज़्यादातर मौतें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से हो रही हैं, और उसमें भी ठीक ठाक प्रोपोर्शन अब रेयर डिजीज़ का हो रहा है। अभी तक हमारे पास अच्छी, अब यहाँ पे बुरी बात क्या थी कि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट ही नहीं थे, ठीक है, या ट्रीटमेंट जो थे क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं थे तो एक्सपेंसिव थे। मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इनके लिए दवाई बनाने को तैयार नहीं थे। क्यों तैयार नहीं थे बनाने को? क्योंकि ये इतने एक्सपेंसिव है। अगर कोई कंपनी ऐसी किसी चीज़ के लिए दवा क्यों नहीं बनाएगी? आप समझ रहे हैं? अगर उनको लग रहा है पोटेंशियली 1 लाख लोग होंगे देश में जो इससे प्रभावित होंगे, और उसमें से हो सकता है 10% लोग ही उनकी दवा खरीदें क्योंकि बाकी लोगों की पॉकेट पर वैसे भी हैवी पड़ेगा, तो फिर खाली 10,000 लोगों के लिए कोई क्यों दवा बनाएगा? ठीक है, तो क्या होता है, ट्रीटमेंट या तो होता ही नहीं है या फिर एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और ये सिर्फ कंपनियों के लिए एक्सपेंसिव नहीं होता, सरकारों के लिए भी होता है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें पॉलिसी ही नहीं होती अक्सर। ठीक है, और इसलिए ऐसा होता है कि इन डिजीज में, रेयर डिजीज में जनरली मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है। इसका मतलब ये नहीं है हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, बस ये है कि ट्रीटमेंट में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो हम रेयर डिजीज को किस तरीके से समझ सकते हैं? या तो इसकी टर्म्स में समझ सकते हैं, या वो डिजीजेस जो कि इनको इसलिए ना हम ऑर्फन डिजीजेस भी बोलते हैं। या तो हम नंबर्स के टर्म में इनको डिफाइन करते हैं,
ठीक है, या फिर हम इसके टर्म में डिफाइन करते हैं वो डिजीजेस जिनके ऊपर ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत रेयर है ट्रीटमेंट, है ना, या तो ट्रीटमेंट रेयर। प्रॉपर ट्रीटमेंट है इंडिया में किस डेंगू ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती है ना, इसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, उसमें एक ही ट्रीटमेंट होता है क्या? हाँ, मतलब हम वैक्सीनेशन करते हैं किसी तरीके से। बुरी बात क्या है कि इस जो डेंगू का वायरस होता है उसके हमारे पास है ही नहीं कोई वैक्सीनेशन, ऐसे मतलब मतलब हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसके लिए एंटीबॉडीज क्रिएट करने का। इसके ऊपर रिसर्च भी नहीं होता। नहीं होती है, हम ऐसा थोड़ी हम कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश तो हम कर रहे हैं। हम एड्स के लिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, HIV के लिए, है ना, कि और कब से कोशिश कर रहे हैं, जब 1960s में पहली बार आया था, 1960s 70s में, तब से कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इसकी वैक्सीन बन जाए, नहीं बन पा रही है। ठीक है, चलो अब क्योंकि डेफिनेशंस बहुत डिफिकल्ट है लानी, तो हम एक काम करते हैं, WHO की डेफिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी पर मतलब इसमें आएंगे ना कि एक सरकार कोई डेफिनेशन दे रही है, एक कोई और दे रही है, या डेफिनेशन की कमी है, हो सकता है हमारे देश में डेफिनेशन ही ना हो, है ना। अभी ऑल्दो एक डेफिनेशन आ गई है, अभी हम पॉलिसी डिस्कस करेंगे, इस पर रिसेंटली एक पॉलिसी आई है और इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, वरना ये इंडिया में डिस्कशन में भी नहीं था। ठीक है, तो WHO की एक डेफिनेशन लिखते हैं। Those diseases that are often debilitating debilitating lifelong illnesses डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कि हमें किसी तरीके से इनकेपेबल कर दे, कोई चीज़ इतना वीक कर दे, है ना, बहुत मतलब हमें हद से ज़्यादा वीक कर दे कि हम फंक्शन ना कर पाए, है ना। तो उस टाइप की लाइफ लॉन्ग इलनेस और डिसऑर्डर कंडीशंस prevalent in less than 1 per 1,000 persons. वन पर 1,000 persons। अच्छा, हमने एक डेटा लिखा था क्या कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उसमें से ज़्यादातर जो मौतें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, 70% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, NCDs। ठीक है, अब इन NCDs में भी जो रेयर डिजीजेस हैं ये लगभग 8 से 10% लोगों को मार रहे हैं। तो अब हम इतने लोगों को बचा ले रहे हैं कि अब रेयर डिजीज रेयर नहीं रहे। ठीक है, तो विच मीन्स जब इतने सारे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय दीज डिजीजेस, देन वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अ पॉलिसी, एंड देयरफॉर इट इज इन न्यूज़, और देयरफॉर ये पॉसिबिलिटी है कि इस पर अब सवाल आने शुरू हो जाए। ठीक है, तो हाँ, इसमें एक फैक्ट लिखना है हमें कि 80% ऑफ ऑल रेयर डिजीजेस नहीं, ऑल रेयर डिजीज पेशेंट्स, 80% ऑफ ऑल रेयर डिजीज patients are affected by just 350 diseases, are affected by just 350 diseases, 350। मतलब इन रेयर में भी कुछ रिलेटिवली लेस रेयर है। ठीक है, तो बेटर तरीका क्या होगा, हम इन 80% पे ही काम कर लें। अगर सब पे नहीं कर पा रहे, कुछ डिजीज इतने ज़्यादा रेयर होंगे कि हो सकता है किसी एक को ही हो रहा है, उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। कैसे बना लेंगे, पॉलिसी तो बनाना इम्पॉसिबल है। तो एटलीस्ट हम उनके लिए बना लें जो इन रेयर में से भी लेस रेयर है ना। तो हमारी जो पॉलिसी है ना वो इसी टाइप की है।
अच्छा, इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं रेयर डिजीज में। मैं आपको अभी बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, इन नोट्स में होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या कि इन डिजीज़ के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास क्या है कि एक तो लैक ऑफ डेटा है, ठीक है। हमें ये भी नहीं पता कि कितने टाइप के डिजीज़ हैं, ठीक है। और ये रेयर डिजीज़ के बारे में हमें कैसे पता लगता है? जनरली ये रिसर्चेस इंडिया से बाहर हुई होती हैं, हमें ये भी नहीं पता ऐसे रेयर डिजीज़ कौन से जो सिर्फ इंडिया में प्रेवलेंट है ना। हमारे पास जेनेटिक डेटा नहीं है, एपिडेमोलॉजिकल डेटा नहीं है, ठीक है। एक तो लैक ऑफ डेटा है। दूसरा वेरिंग डेफिनेशन है, ऑब्वियसली ये थ्रेशहोल्ड नहीं पता, मतलब अलग अलग इकोनॉमीज के अलग अलग होती हैं, ठीक है। WHO कुछ और दे रहा है। फिर डायग्नोस्टिक ऑब्वियसली बहुत रेयर होता है। R&D बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर अनअवेलेबिलिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, इसलिए इनको ऑर्फन डिजीज भी बोलते हैं। और फिर बैलेंसिंग कॉम्पिटिंग प्रायोरिटीज, हाँ। एंड देन जो लास्ट डिफिकल्टी आती है वो पॉलिसी लेवल पर आती है कि वी हैव टू बैलेंस आर प्रायोरिटीज, बिकॉज स्टिल हमारी इम्यूनाइजेशन वाली जो कवरेज है वो 100% नहीं हुई है। मतलब 100% नहीं, मतलब यहाँ पे एक R0 फैक्टर आता है कि कितनी तेज़ी से एक डिजीज़ फैल रहा है, ठीक है। अब उस R0 के हिसाब से एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है ना एक फॉर्मूला निकालते हैं कि हम 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे तो ये नहीं फैलेगा, है ना, इस टाइप का। तो 100% की ज़रूरत नहीं है, बट कई सारी वैक्सीनेशन ऐसी हैं जो हम जितनी पॉपुलेशन तक पहुंचानी है वही नहीं पहुंचा पा रहे, तो उससे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। सरकार की प्रायोरिटी क्या हो जाती है? पहले उसको उस जहाँ पे ज़्यादा मौतें रुक रही हैं अभी, पहले हम वहाँ पे फोकस कर लेते हैं, तो यहाँ पे अक्सर फोकस नहीं हो पाता इस केस में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक दो मेरे पास ना डिजीज लिखे हुए हैं। एक थैलेसीमिया, तो आपको पता ही हो गया। क्या हो गया थैलेसीमिया? क्या बताया मैंने? एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है। फिर है एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज को आइडिया? लाइसोसोम्स क्या होते हैं? हाँ, ये लेकिन सुसाइड बैग तो एंड ऑफ लाइफ पे होते हैं, बाकी टाइम पे जब मतलब ये नहीं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है ना। और वो मतलब वेस्ट को डाइजेस्ट करके अगर वो किसी तरीके से तोड़ के सेल में काम आ जाएगा, काम आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर उसको बाहर एक्सपेल कर देंगे, ठीक है। और ये तो हो गया इसका जो एंड ऑफ लाइफ में क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, ये लाइसोसोम की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, विच मीन्स सेल या तो डाई होना शुरू हो जाता है या फिर टॉक्सिसिटीज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये एक रेयर डिजीज है। ये कैसे हुई कि किसी वजह से कहीं जीन्स में कोई चेंज आया होगा जिसकी वजह से लाइसोसोम का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो कहाँ पे कोडेड होते हैं? वो हमारे जीन्स में कोडेड होते हैं। जब डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी का तब ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, है ना। कोई इस टाइप का डिसऑर्डर आ गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। यहाँ पर मतलब आप एग्जाम्पल लिख लो, मतलब रेयर जेनेटिक डिजीज में कुछ एग्जांपल्स नोट कर लो। एक तो थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया, इस बंदे को पक्का ओसीडी नहीं है। अभी तो बताया था, ध्यान कहाँ था? अभी तो लाइट देखता आता। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब हर चीज को एकदम पैटर्न में अरेंज करने का एक कंपल्शन अंदर से जाता है। इसको नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी तो उसने वो कुर्सी पीछे खींची, अंदर आया, फिर कुर्सी लगाई। तो एथिक्स हो गया। कुछ भी नहीं है, मैथ्स का ई भी नहीं है। तो पहले कुछ नहीं एथिकल डिसऑर्डर, रेयर डिजीज, ये भी लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल। हाँ चलो, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया लिख दिया। फिर लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज, एक है acute flaccid। acute तो स्पेलिंग आपको पता ही है, flaccid, FLACCID, flaccid।
माइलाइटस, MYELITS, LITIS, मिलाइटिस भी बोल सकते हैं। पोलियोमिलाइटिस सुना है? पोलियो वायरस की वजह से जो डिजीज होता है उसको कहते हैं पोलियोमिलाइटिस। ठीक है, वो किस टाइप का डिसऑर्डर होता है कि किसी वजह से हमारे न्यूरॉन, मतलब हमारे इस नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से मतलब पैरालिसिस टाइप के चीज़ें हो जाएंगी। अब सेम टाइप की चीज़ इसमें हो रही है। ठीक है, इसको AFM बोलते हैं, एक्यूट फ्लैसिड मिलाइटिस। पोलियो टाइप की ही कंडीशन होती है, बट ये पोलियो वायरस नहीं है, ये किसी और किस्म का है, ठीक है, जिसकी वजह से हो रहा है। तो एक न्यूरोलॉजिकल इलनेस हो गई एक किस्म की। अच्छा, एक ना नेशनल, अब इससे रिलेटेड जो हमारी पॉलिसीज़ आई हैं। अच्छा, एक और चीज़, पॉलिसीज़ पे जाने से पहले, इनको ऑर्फन डिजीजेस कहते हैं, और कभी कभी जब अगर फिर भी ड्रग डेवलप कर दिया गया है, उन ड्रग्स को हम कहते हैं ऑर्फन ड्रग्स। ठीक है, क्योंकि कोई ले नहीं रहा होता उनको, ठीक है, ऐसे ही बाजार में पड़े रहते हैं। बहुत रेयर, मतलब जनरली क्या होता है कि कंपनियां डेवलप कर देती हैं। अब कंपनियां मार्केटिंग में क्यों लगाएंगी? केमिस्ट की दुकानों तक नहीं भेजेंगी इस ड्रग को, वो अपने पास ही रखते हैं। वो बस डॉक्टरों को ये बता देते हैं हमारे पास ये ड्रग है। डॉक्टर्स ये काम करते हैं, आप प्लीज़ इस कंपनी में जाइए, कॉन्टैक्ट करिए, वो 1 to 1 आपको पार्सल कर देंगे पैसा पे करने पे। तो इस टाइप के जो ड्रग्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑर्फन ड्रग्स। ठीक है, वो मार्केटिंग में भी पैसा नहीं लगाते, बस इतना काम करते हैं कि ये ड्रग अवेलेबल है, इस कंपनी ने बनाया है, उसका जो कैटलॉग है वो बस डॉक्टरों के पास होता है, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता कुछ। ठीक है। अब हमारे पास कुछ पॉलिसीज़ हैं। पॉलिसीज़ एक टॉपिक डाल लो। ठीक है, और इसको मैं समझाता जाऊंगा और आप ऐसा कर रहे हैं, एक टेबल टाइप की बनाते जाना। क्या कि पॉलिसी का यहाँ नाम लिखेंगे, ठीक है, ये नेम ऑफ पॉलिसी। ठीक है, डिजीज कौन सा कवर कर रही है, और इसके ऊपर हम और कोई कमेंट लिखना चाह रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इस टाइप का कुछ आप बनाइए। ठीक है, पहले 2 कॉलम थोड़े से छोटे रखना, आखिरी कॉलम थोड़ा सा बड़ा रखना, क्योंकि कभी कभी कमेंट बड़े हो जाएंगे हमारे। सबसे पहले है नेशनल पॉलिसी ऑन थैलेसीमिया। ठीक है, डिजीजेस कवर्ड कौन से हैं? थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, एंड अदर वेरिएंट्स ऑफ एनीमिया। अब पॉलिसी क्या है, और ये पॉलिसी हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं, हमें इससे ये समझ आएगा कि इन डिजीज के साथ हम टैकल कैसे करें। आप सोचो कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया लोगों के अंदर है, सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम ये होना चाहिए, ये बात सही है, आयरन मिलना है। उसमें आयरन का फोर्टिफिकेशन, फूड में आयरन फोर्टिफिकेशन हो, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें यही नहीं पता कितने लोगों में थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, सर्वे होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या करा है? कंपलसरी स्क्रीनिंग। तो सबसे पहली चीज़ लिखो, स्क्रीनिंग स्पेशली ऑफ एवरी प्रेग्नेंट वुमन। स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, क्योंकि ऑब्वियसली जेनेटिक डिसऑर्डर है, हम बर्थ होने से पहले ही हम पता लगा सकते, ज़्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर्स को बर्थ होने से पहले हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। फिर दूसरी है प्री मैरिटल काउंसलिंग एट कॉलेज लेवल। प्री मैरिटल काउंसलिंग। फिर वन टाइम स्क्रीनिंग फॉर ऑल चिल्ड्रन
एट द एज ऑफ 14। तो प्रेग्नेंट वुमन हो गए, हमारे चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। और हम मेनली करना क्या चाह रहे हैं, स्क्रीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक इस पॉलिसी की एक वो थी लिमिटेशन थी क्या, कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम तब कर सकते हैं कि अगर हमें पहले से पता है कि किसी को थैलेसीमिया है। अब उस जर्म लाइन में आप देखो बाकी लोग कितने आ रहे हैं, उनके माता पिता, उनके कजन्स वगैरह, वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादातर रेयर डिजीज़ में ऐसे ही होता है जो जेनेटिक टाइप के होते हैं, स्पेशली जो डिसऑर्डर, कि आप क्या करें कि उनके रिलेटिव्स में खोजना शुरू करें, और जब वहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो आपको स्क्रीनिंग में और ज़्यादा लोग मिलेंगे, है ना। तो ये जो पॉलिसी है ये इस चीज़ पे शांत है कि एक बार कोई अगर मिल गया स्क्रीनिंग पे, तो फिर हम क्या उनकी जर्म लाइन पे जाकर किसी तरीके से ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि भाई बाकी फैमिली में कितने लोगों को है ना। इस चीज़ पे शांत है। मान लो क्लास 8 में स्क्रीनिंग हुई, करना क्या होता है, ब्लड टेस्ट करना होता है, आपको पता लग जाएगा रेड ब्लड सेल की शेप क्या है, ठीक है। इस जनरली इसी टाइप की चीज़ें होती हैं और सारे रेयर डिजीज़ आपको पता लग जाते हैं, ठीक है। आपने ब्लड टेस्ट करा क्या, और आपने आइडेंटिफाई करा कि इस व्यक्ति को ये है, क्या हम उसके बाद मतलब परस्यू करेंगे फिर से और फैमिली मेम्बर्स को, ये नहीं, इस पे एकदम शांत है ये पॉलिसी, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन एक लिख लो, नो कंपल्शन no compulsion for screening of relatives. फिर है नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीजेस। नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीजेस, ठीक है। अब हमारे जितने भी रेयर डिजीज हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, या यहाँ पे हम जब चैलेंज देख रहे हैं, आपको कौन से चैलेंज जो सबसे बड़े लग रहे हैं इस पूरी चीज़ के साथ डील करने के लिए? हाँ, और ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? हाँ चलो, आइडेंटिफाई करना भी, हाँ डेटा नहीं है और महंगा है, ठीक है। तो और सारे महंगे नहीं है, कुछ ज़्यादा रेयर हैं, कुछ कम रेयर हैं, और हमें पता है कि 80% मतलब 80% जो डेथ हैं ये इंडिया की टोटल 8-10% डेथ इससे हो रही हैं, उसमें भी 80% सिर्फ 350 डिजीजेज है। क्या हम किसी तरह ये कर लें कि डिजीज को कैटेगराइज कर लें, है ना, कुछ डिजीज को हम इमीडिएटली करने की कोशिश करें, मतलब एड्रेस, और कुछ डिजीज के लिए कुछ लॉन्ग टर्म प्लान हो, ये करा जा सकता है ना। तो नेशनल पॉलिसी क्या कर रही है, एग्जैक्टली ये काम कर रही है कि उन्होंने कहा कि सबको एक साथ देखेंगे तो प्रॉब्लम बड़ी दिखाई देगी, चलो इस प्रॉब्लम को तोड़ देते हैं, ठीक है। उन्होंने 3 कैटेगरी ऑफ डिजीज बना दी है, 3 ग्रुप्स बना दिए डिजीज के लिए। तो डिजीजेस यहाँ पे कितने कवर हो रहे हैं, ऑल, ठीक है, लेकिन ऑल डिजीज कवर हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने 3 ग्रुप्स में बांट दिया है सारे डिजीजेस को, ठीक है। तो 3 ग्रुप्स लिखिए, थ्री ग्रुप्स। एक वो डिजीज ग्रुप 1 में जिनका 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, एक बार आपने ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद दोबारा नहीं होंगे, तो सही है, एक बार ट्रीटमेंट में इन्वेस्ट करना है सरकार को, एक बार कर ले, है ना, तो आसान है इनको डील करना। फिर मेरे को आइडिया नहीं, बट इन्होंने बांटा है इस तरीके से जितने भी, ठीक है। सेकंड है डिजीज दैट नीड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट बट द कॉस्ट इज लो, ठीक है। और तीसरा है, दोनों चीज़ें हैं ये, क्या लॉन्ग टर्म भी हो, ठीक है,
और कॉस्ट भी हाई हो हर बार कुछ करने का, है ना। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गए हमारे ये। अब ये जो पॉलिसी है कर क्या रही है, इन दोनों को तो अभी ट्रीट करने को बोल रही है, ठीक है, और इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रही है पॉलिसी। ये लिमिटेशन भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जब ये पॉलिसी बन रही थी जो डॉक्टर्स थे वो ये कह रहे थे इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करी गई है, लेकिन एक बार भी इसका रेफरेंस नहीं दिया गया है। हो सकता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके लिए बात करी है, बट जब भी रिसर्च होगी तो सबके बारे में ही होगी वो, तो है ना। तो ये हमारा असम्पशन है। तो इन्होंने जो मेजर्स दिए हैं, क्या अब यहाँ पे लिख लो कमेंट्स में कि मेजर्स क्या दे रहे हैं ये। क्रिएटिंग नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीजेस, क्रिएटिंग नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीजेस। दूसरा कि हमें डेफिनेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कि हम किसी तरीके से डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। क्या ICMR मस्ट कम अप, ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है, ICMR मस्ट कम अप विद ए डेफिनेशन ऑफ रेयर डिजीजेस। तो डेफिनेशन दी नहीं, ये पॉलिसी है कि होना चाहिए। पॉलिसी क्या होता है कि हमारा प्लान क्या होगा, ये प्लान अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी ICMR काम कर रहा है। काम करना ये पॉलिसी फाइनली आ चुकी है, बट इस पर क्या काम हो गया है ये अभी, एक सेकेंड, ये पॉलिसी कब आई थी, 2021 में आ चुकी है ये पॉलिसी, ठीक है। 2021 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गए, फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। एक है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, पॉलिसी इसमें पॉलिसी में ही है, पॉलिसी में ही है कि अब फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है भाई, रजिस्टर हमने बना दिया, ठीक है, डिफाइन कर दिया। अब क्या है कि कई लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं उनको राष्ट्रीय आरोग्य निधि से ट्रीटमेंट मिलेगा पूरा, ठीक है। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, ठीक है। ये किन के लिए, BPL फैमिलीज के लिए। उसके बाद आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में वो सरकार दे रही है इंश्योरेंस, अपनी तरफ से प्रीमियम भर दे रही है। हाँ, और आयुष्मान भारत इंश्योरेंस की तो स्कीम है किस्म की, 5 करोड़ लोगों को, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि मतलब एक तरीके से 5 लाख तक का इलाज हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ से सिर्फ 5 लाख बैठेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ करी हुई है, वन टाइम ट्रीटमेंट कॉस्ट है, इसके एडिशनल है, ठीक है। हम दोनों को एक साथ देखेंगे। वन टाइम ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज additionally for treatable rare diseases, treatable rare disease। लोग ये कह रहे हैं कि आप
जो आयुष्मान भारत है उसमें 5 लाख का तो इलाज सारी डिजीज़ के लिए मिलता ही है। एडिशनली आपको 15 लाख का और मिल जाएगा अगर वो ट्रीटेबल है। सर्जरी डिफाइन ही नहीं है, रेयर डिजीज। नहीं, इसका मतलब हमने अपनी पॉलिसी में डिफाइन नहीं करा है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज़ डिफाइन नहीं है। डिजीज़ अपने आप में तो डिफाइन हो सकता है ना। सिकल सेल एनीमिया क्या है ये हमें पता है, वो मेडिकल टर्म्स में डिफाइंड है ना। और हमें ये पता है कि अगर इसका ट्रीटमेंट अभी है, ठीक है, तो 15 लाख रुपए सरकार और आयुष्मान निधि टाइप से दे देगी। ठीक है, तो मतलब वैसे आपको जनरली 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, आपको टोटल 20 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा अगर वो ट्रीटेबल है। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं सिर्फ एक डोज दवाई 30 लाख की होती है। हाँ, तो ये ट्रीटमेंट में आएगा, यहाँ ट्रीटमेंट की बात हुई है। एक सिंगल डोज हाँ, अब क्या है कि ये एक लॉन्ग टर्म, ये अब क्या है कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है हमारी कि हम दवा को ही बहुत महंगा कर दे रहे हैं। वो भी बहुत करते हैं। हाँ, और वो इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, मैंने ये चेक करा था इंसुलिन का कि इंसुलिन जेनरिक नहीं है, और प्रॉब्लम इंसुलिन के साथ ये 1920s में डिस्कवर हुई थी, और यूएस की जो कंपनीज हैं वो इसको इतना सीक्रेट रख रही हैं, और जब भी पेटेंट उसका एक्सपायर होने वाला होता है, ठीक है, और हमें नहीं पता कि पिछला उन्होंने कैसे बनाया था, जो जैसे एक्सपायर होने वाला होता है वो उसमें हल्का सा नया चेंज करके उसको पेटेंट को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और पुराना तरीका हमें पता नहीं था क्या बनाने का था, और नया तरीका और आ गया, उसका पेटेंट अब 20 साल चलेगा। सर्च नहीं हो रही इंडिया में इंसुलिन पे। नहीं, मतलब ये ऑलमोस्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप सिर्फ इंसुलिन को लोगों से दूर रखने के लिए किताबों का भी जो पेटेंट है वो 60 साल बाद पेटेंट नहीं, आई मीन कॉपीराइट 60 साल बाद खत्म हो जाता है सारे देश में। सबको पता है कि 60 साल बाद कोई भी किताब कोई भी छाप सकता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक क्रिमिनल चीज़ हो गई कि उन्होंने इंसुलिन को छुपा कर रखा है। कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं बोल रही है। हाँ, क्योंकि बहुत पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो कहाँ थे हम? अच्छा हाँ, अब लिखो लॉन्ग टर्म मेजर्स। ये तो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे मेनली। ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, बहुत कुछ बोला है इसमें। सबसे पहला स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल डेवलपमेंट। मतलब कि किस तरीके से स्क्रीनिंग होगी, कब इससे डील करेंगे, किस तरीके से इसका ड्रग बनेगा, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। किसी भी रेयर डिजीज से, किसी एक रेयर डिजीज को पकड़ लिया, उसके साथ डील करने के लिए क्या प्रोटोकॉल सरकार बनाएगी, है ना, वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, एक तरीके से डील करेगी सारे डिजीज को। ठीक है, फिर R&D, for diagnostics and treatment. What is diagnostics? पहचानना है ना। तो कभी कभी क्या है, रेयर डिजीज को पहचानना ही मुश्किल होता है, तो डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट दोनों में R&D करनी है वहाँ। फिर अमेंडिंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, to allow pricing control of drugs. ठीक है, और फिर एक है फंडिंग नेटवर्क, फंडिंग फ्रेमवर्क लिख सकते हो उसको, फंडिंग फ्रेमवर्क लिखना, फंडिंग फ्रेमवर्क। creating a national and state level corpus, creating a national and state level corpus। कॉर्पस मतलब एक फंड क्रिएट करना चाह रहे हैं हम, जहाँ से ये सारा ट्रीटमेंट R&D वगैरह सारी चीज़ें हों। और इसमें ना उन्होंने अच्छी बात क्या है कि एक टर्म यूज़ करी है, क्राउड फंडिंग। पहली बार हमने एक पॉलिसी में क्राउड फंडिंग देखा है ना, कि हो सकता है कि जो डिजीज़ जिनको हो वही लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हों, लेकिन एक बंदे की इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं हो रहा हो, या हो सकता है कि कुछ फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन टाइप के लोग है ना, ये तैयार हों कि इन्वेस्ट करना है,
बट उनके एक के इन्वेस्टमेंट से नहीं हो सकता। तो क्राउड फंडिंग इंस्टीट्यूशनलाइज ही कर दिया गया है कि ये जो कोऑर्डिनेशन का काम है ये सरकार कर ले किसी तरीके से, वो अपना कुछ कॉर्पस बनाए, ठीक है, उसमें कुछ पैसा अपना डाले और ओपन रखे इस चीज़ को कि इस पे क्राउड फंडिंग हो पाए, है ना। लोग अगर करना चाह रहे हैं, एक बड़ा फंड अगर क्रिएट हो जाए किसी तरीके से, R&D हो पाए, तो ये कर सकते हैं ना। इनफैक्ट ये एक नई चीज़ है और ऑब्वियसली ये 2021 में आई है इसलिए, वरना इससे पहले क्राउड फंडिंग की इतनी बात नहीं होती थी, है ना। आजकल ये क्राउड फंडिंग वाली चीज़ है, हाँ ये चल गई है। अब जब ये इस पॉलिसी में आ गया तो हो सकता है सरकार दूसरी पॉलिसीज में भी लाए क्राउड फंडिंग को, है ना। क्राउड फंडिंग इनफैक्ट अब जब भी गवर्नेंस वगैरह के आप आंसर लिखो ना, ये एक मतलब मोडालिटी हो जानी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है क्राउड फंडिंग का भी पॉइंट टिका दो, है ना। क्योंकि अब ये जब सोर्स खुल गया है तो सरकार उस डायरेक्शन में और चीज़ों में भी सोचेगी, ठीक है। एक जो आखिरी है हमारा है उम्मीद, UMMID, उम्मीद। उम्मीद है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट, यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट। ये उम्मीद नया है, यहां पर आएगा। ठीक है, ये स्कीम है एक किस्म की, ये सब इसी के थे, सब कुछ इसी का था। ये सब शॉर्ट टर्म मेजर है कि अब भी फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया लोगों को, ठीक है। अब सबसे पहली की चीज़ क्या है कि पहले तो रजिस्टर क्रिएट करो, डिफाइन करो, ये शॉर्ट टर्म मेजर है, इमीडिएटली होना चाहिए काम। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेजर्स कि हम R&D वगैरह में जाए, एक कॉर्पस बना लें R&D के लिए। ये तो ये वाले कॉर्पस है, ये कौन सा कॉर्पस है, ये लोगों को ट्रीट करने के लिए कॉर्पस है। वो जो कॉर्पस बनाया गया वो R&D का कॉर्पस है, ठीक है, नेशनल स्टेट कॉर्पस जो बनाया गया। उसमें से ये नहीं होगा कि उसमें से करना शुरू कर दे सरकार खर्चे, है ना। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में आप हमने पढ़ा था, क्या क्या कर रही थी सरकार, उसको यूज नहीं कर सकती किसी में। मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास सरकार दो टाइप के डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बनाती है, एक रिस्पांस फंड और एक अडेप्टेशन मेजर्स के लिए फंड। रिस्पांस के जो रखा हुआ है उसको उठाकर एडेप्टेशन मेजर में कि रिस्पांस का फंड क्या है कि भाई अभी इमीडिएटली डिजास्टर आया, हमें डॉक्टर्स की टीम को बुलाना है, इतने सारे खर्चे करने हैं इमीडिएटली, ये रिस्पांस का फंड है, इसको कहीं और नहीं खर्च करना चाहिए। सरकार क्या कर रही थी, उठाकर इसी में से ही रिटेनिंग वॉल बना दे रही थी, कुछ बना दे रही थी, है ना। फिर एकदम से डिजास्टर आया, फिर मतलब जो सरकारें वो इनकेपेबल हो जाती हैं फिर रिस्पॉन्ड करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी दो फंड इसी तरीके से बनाया है, ये वाला फंड उसमें यूज नहीं करना चाहिए, उस वाले फंड को इसमें यूज नहीं करेंगे, है ना। तो हाँ, उम्मीद क्या था, यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ management and treatment of inherited disorders। ठीक है, ये DBT ने ये लॉन्च करा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक लॉन्च है। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है, एक बार चेक कर लेता हूँ। अभी तक जो ऊपर हम पॉलिसीज देख रहे थे वो किन की थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की थी, ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की। हाँ, साइंस एंड टेक है, नहीं अर्थ साइंस से अलग है ना। हाँ, अर्थ साइंस मिनरल से रिलेटेड, वैसे अलग होना नहीं चाहिए था। और बड़ी बात क्या कि साइंस एंड टेक की मिनिस्ट्री के अंडर इसरो नहीं आता। बस ये चीजें जब हम इसरो करेंगे ना, वहां पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। हाँ? ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट अंडर पीएमओ है, डायरेक्टली पीएमओ में आता है। और इसलिए ऐसा है कि मतलब रिसेंट टाइम्स में अच्छा परफॉर्म करा है इसरो ने। ऑल्दो जो मोस्ट रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं इसरो के, मेरे को इतना मजा नहीं आया। सरकार डायरेक्ट, और सर जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें कैसे, तो प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्ट करते हैं ना। हाँ नहीं, अब वो क्या है कि सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, आपको लॉन्च पैड की जरूरत है, इतना ज़्यादा एरिया तो आप खरीद नहीं सकते, आपको लॉन्च पैड मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट कंपनीज को अपना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस वगैरह जो लेना वो उनको खुद करना पड़ेगा। वो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट तरीके से ही चल रही है पूरी तरीके से, है ना। आप वो
इनकी बात कर रहे हैं ना, अग्निकुल वगैरह और ये सब, है ना, अग्निकुल वगैरह, ये जो नई कंपनीज आ रही है स्पेस में, स्काई रूट वगैरह। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आ रहा है। इसका हम ना जब भी करेंगे तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि इसरो को डायरेक्ट पीएमओ के अंडर होना क्यों एडवांटेजियस था, और इसलिए वहां पे इतनी सारी चीजें बनी, और डीआरडीओ इन कंपैरिजन उतनी सारी चीजें क्यों नहीं कर पा रहा। ठीक है, ऑल्दो रिसेंट टाइम्स में मेरे को ऐसा लग रहा है कि डीआरडीओ ज्यादा बेटर कर रहा है इसरो से। हाँ, नहीं, चंद्रयान के बाद क्या, मतलब चंद्रयान खुद अपने आप में एक तरीके से, एक तो सब ऑप्टिमल हमारा विजन था और उसको भी ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। ये तो बहुत पुराने हैं। हाँ, पहले से प्लान बने हुए थे। वो राधा कृष्णन करके थे ना चेयरमैन, 10 साल तक रहे थे, है ना, उनके टाइम के थे। नहीं, अब कहाँ है। हाँ, एस सोमनाथ। नहीं, प्लान पहले से रेडी था। डिजाइन का मतलब क्या है कि अगर उसके लिए इंजन्स वगैरह क्रिएट करने हैं, वो नहीं थे हमारे पास। चलो, उम्मीद में क्या है, 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला निदान केंद्र, निदान केंद्र, निदान, NIDAN, to act as diagnostic centers and provide counseling. डायग्नोस्टिक सेंटर की यहाँ पे टेस्टिंग हो जाएगी, आप यहाँ आएंगे, आप अपना जो भी ब्लड सैंपल वगैरह दे देंगे, वो आगे किसी लैब में चला जाएगा, बट काउंसलिंग यहीं पर हो जाएगी, है ना, यहीं पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कोई डिजीज है कि नहीं। सेकेंड है प्रोड्यूस skilled clinicians, produce skilled clinicians मैंने भी पहली बार शब्द सुना था इन, हाँ, क्लिनिशियंस, हाँ, क्लिनिशियंस, एक सेकंड, क्लिनिक सी आना चाहिए कहीं पे, हाँ, क्लिनिशियंस है, CIANS, क्लिनिक से बना ना, क्लिनिशियंस। क्या बोल रहा मैंने, स्किल्ड क्लिनिशियंस इन ह्यूमन जेनेटिक्स, इन ह्यूमन जेनेटिक्स। क्यों, मान लो हमने सबके सैंपल लेना शुरू कर दिए, अब पॉइंट ये है कि इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, हमारे पास कैपेसिटी है क्या हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है या एडिक्वेट मैन पावर है कि इतने सारी चीज़ों से हम डील कर लें। तो हमें स्किल्ड क्लिनिशियंस की एक वर्कफोर्स चाहिए। अच्छा, बाय द वे, हमारे देश में टोटल कितने डॉक्टर हैं, ये डेटा याद रखना। हाँ, और बहुत पुअर है रेशियो, है, यस, तो कितने होंगे डॉक्टर, कैलकुलेट करो दिमाग में। तो हमारे पास सेंसस कहाँ है, इस हिसाब से 2011 वाला नहीं, सेंसस नहीं, सेंसस की रिपोर्ट से नहीं आता ये तो ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नहीं, ये नहीं, IMA, हाँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वहाँ पे रजिस्टर करता है ना डॉक्टर अपने आप को, उस सोसाइटी का हिस्सा है, तो हमें वहाँ से डेटा मिलता है कि हमारे पास टोटल 13 लाख डॉक्टर हैं देश में कुल, ठीक है, उनमें से 3 लाख सर्विस से बाहर हैं। क्यों, या तो वो एज उनकी ज़्यादा हो गई है, अब वो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो खुद किसी स्टडी में है ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर लें, सब गिन लें तो 13 लाख हैं, और इन सर्विस 10 लाख ही हैं खाली, ठीक है, और ये मोस्ट प्रॉब्ली एक ओवर एस्टिमेशन है कि 10 लाख हैं, ठीक है, ओवर एस्टिमेशन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, रेजिडेंट क्या होता है कि मतलब अपनी मास्टर्स कर रहे हैं और हॉस्पिटल में अपनी साथ के साथ सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो क्या है, स्टाइपेंड बड़ा मिलता है ना। तो अब क्या है कि अब इसको स्टूडेंट की तरह काउंट करें या मतलब रेजिडेंट की तरह, प्रॉपर रेजिडेंट की तरह काउंट करें, हमारा देश क्या करता है, इनको मतलब इन सर्विस काउंट करता है, ठीक है, तो उस हिसाब से 10 लाख है। तो हमारे पास नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत कम है। डॉक्टर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
गवर्नमेंट कॉलेज की साइड गवर्नमेंट कॉलेज खोलने पड़ेंगे। सरकार की अब पॉलिसी है कि हर 3 डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट कॉलेज हो। अभी तक 3 डिस्ट्रिक्ट में भी एक नहीं था, और ये मतलब हाईली अंडर एम्बिशियस पॉलिसी है। क्यों होना तो ये चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट कॉलेज तो हो, एक बड़ा हॉस्पिटल तो हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, है ना। तो ये हैं हमारी प्रॉब्लम्स। तो अब कह रहे हैं हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि चलो डॉक्टर तो चलो ठीक है, मतलब यहाँ ह्यूमन जेनेटिक्स में भी कई सारे लोग आ सकते हैं, और ह्यूमन जेनेटिक्स में काम करने के लिए आपको एमबीबीएस डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा जीन स्टडी कर रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिशियन हो, वो ह्यूमन बॉडी को भी स्टडी कर पाए, उसको खाली जीन स्टडी करना है ना। हमें क्लिनिशियंस क्रिएट करने हैं जो जेनेटिक्स में काम करना है। केमिस्ट्री में मास्टर क्लासेस यस, कर सकता है ना। तो यह है कि एक तो ये है कि हमारे लिए और ज़्यादा एवेन्यूज खुल रहे हैं लोगों के स्पेशलाइजेशन के लिए, है ना, और हमारी जो इकोनॉमी है वो डिमांड कर रही है। ठीक है, हम इनफैक्ट आगे आने वाले समय में ये पॉसिबल है कि एआई का यूज़ कर सकें मेडिकल ट्रीटमेंट में, लेकिन फिर भी टेस्टिंग वगैरह के लिए हमें कई सारे लोग, जरूर नहीं है एमबीबीएस की ज़रूरत पड़े, है ना। अब क्या है कि अगर एमबीबीएस नहीं बना रहे हैं तो फिर अल्टरनेट मेथड्स होनी चाहिए हमारे पास कुछ। चलो फिर आखिरी है इसमें उम्मीद में स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, आगे क्लासेस हाँ ये थर्ड है। नहीं, हाँ कमेंट में ये हमने कहा था ना, इसमें 3 चीज़ें हैं जी। हाँ ये सब एवरीथिंग है, सब कुछ कवर्ड है। ये क्या हुआ, ये गायब कैसे हुआ? एक सेकंड, अगर मैं अंडू करूँ तो कुछ आएगा। हाँ क्लीन ऑल पे कर दिया था मुझसे। क्या लिखा मैंने? हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू बॉर्न बेबीज। ठीक है, ये है एक्चुअल स्कीम। उससे पहले ये सब क्या था, ये सब थी पॉलिसी, और ये है एक्चुअली जो सरकार अब कर रही है जिस पे काम। हाँ जी, डिजीज कौन सी सारे। अच्छा, कोई डिजीज आउट ऑफ द बॉक्स आ गई से? हाँ वो जनरली सारा का मतलब पता है क्या है, यहाँ पे हम लगभग 450 डिजीज कवर कर रहे हैं, मेन डिजीज। इसमें 350 वो डिजीज हैं जिसमें 80% मौतें होती हैं। इन्होंने 100 कुछ और लिस्ट लगा दी है। जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई है ना, उसमें उन्होंने लिस्ट दी हुई है कौन से डिजीज किधर है। जब सबका एडिशन करते हैं तो हमारे पास 450 डिजीज होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये वाली लिस्ट तो इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि इसमें भी उन्होंने कुछ डिजीज लिखी हैं, बट क्या है कि क्योंकि उसके लिए कोई पॉलिसी दी नहीं है तो हम उसको स्टडी करें ना करें, एक ही बात है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट इस पे, कम्युनिकेबल डिजीजेस। नया चैप्टर है हमारा। और कम्युनिकेबल डिजीज करने से पहले एक काम हमें करना चाहिए, पैथोजन्स हम नोट करें। ये मैंने नोट्स 2016 में बनाए थे। ये डायग्राम सही है। एक हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा समय है कि हम एक बार क्लासिफिकेशन लिख लें। ठीक है, तो यू ये एवोल्यूशन, बायोलॉजी में जो क्लासिफिकेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन होता है सारा। हाँ, ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हम ये देखेंगे इनमें से कौन से पैथोजन की तरह एक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, यूनि का मतलब है यूनिसेल्यूलर, मल्टी का मतलब मल्टी सेल्यूलर, ठीक है ना। दूसरी यूकैरियोटिक ये याद करो क्या था, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, सेलोइनस और सेल न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस चाहिए अपन को। न्यूक्लियस एनवेलप नहीं होता शायद। हाँ वही तो, वेल डिफाइंड मतलब उसमें साफ साफ हम दिख रहा हो न्यूक्लियस, जनरली वो उसके अंदर होगा, एक मेम्ब्रेन के अंदर। मतलब यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर कुछ नहीं, जनरली ये सब कुछ यूनिसेलुलर टाइप, जब यूनिसेलुलर था सारी लाइफ फॉर्म, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी तरीके से ऐसा एवोल्यूशन हुआ कि कुछ लाइफ फॉर्म अपना वो मतलब जो न्यूक्लियस है उसको ऑर्गेनाइज कर लिया बाकी ऑर्गेनेल से अलग, है ना। अब क्या है कि जो यूकैरियोट्स हैं, अब जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ गया तो और ज़्यादा एवोल्यूशनरी पॉसिबिलिटीज होगी, तो बाकी सारी लाइफ फॉर्म यूकैरियोट्स में डेवलप हुई, एनिमल, प्लांट, जो कुछ भी है, ठीक है। अब यूकैरियोट्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, यूनी और मल्टी। इसको बड़ा करूँ क्या? हेट्रो। नहीं कुछ नहीं है ये, मतलब बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, इनको हम कोई नाम नहीं देते हैं, ठीक है। मतलब किसी वजह से फिशन है कि प्रोकैरियोट्स के मल्टी सेलुलर होते ही नहीं है, बहुत इतने रेयर हैं कि एक्चुअली मिलते ही नहीं है फिलहाल अभी। सर रेयर तो है ना। हाँ रेयर है, मतलब उनको कोई नाम नहीं दिया, मतलब ये हम इनफैक्ट रीसेंट फाइंड्स हैं, मतलब यूजलेस नहीं, मतलब इनको हमने कोई नाम नहीं दिया है अलग से। ये देखो, ये जो नाम है ना, किसी चीज को एल्गे कह देना, ये आप ये मानो ये ओल्ड नेम्स हैं, मतलब नाम है लेकिन है तो है हाँ, बस। हाँ उसको डिफाइन नहीं करा है हमने, मतलब आर यू श्योर? नहीं, जैसे सियानोबैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको सियानोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोल देते हैं, ये एक्चुअली है कि ये बैक्टीरिया ही है, लेकिन क्या है कि आप उसको बोल दे रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, आप समझ रहे हो, ये इसलिए मैंने इसको एल्गे लिख दिया है। मैंने कितने सब्जेक्ट पढ़ लिए, आपसे आज तक नहीं एल्गे समझ नहीं आया मुझे। वो सारी चीजें जो फोटोसिंथेटिक हैं, यूनिसेलुलर है। गवर्नमेंट में कब समझ नहीं आया, और अभी ये बैक्टीरिया है, ये है क्या? तो क्या कि मोनेरा, ये बात सही है कि हमारे पास, ठीक है, ये बैक्टीरिया को ही कहते हैं। अब क्या है कि जो ब्लू ग्रीन जो सियानोबैक्टीरिया है ना, उसको हम बोलते ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है। तो क्या है कि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिज्म कर पाते हैं। अब क्या है कि कुछ जगहों पे उसको क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गे बोल देते हैं, इसलिए मैंने इस तरह लिखा है, ठीक है। ये खाली हमारी समझ के लिए है, हम समझना चाह रहे हैं क्या है बस। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो बैक्टीरिया ही हो सकता है कि वो मतलब इस यूकैरियोट टाइप का हो, सेल वॉल डेवलप्ड हो, और फिर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, और ज्यादातर जो होंगे ना वो ये टाइप के होंगे। हाँ, यूनिसेलुलर हेट्रो, सॉरी यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफ है और यूकैरियोट है,
ठीक है ना। बस तो हमें क्या इन्फेक्ट कर सकते हैं, जनरली हमें क्या इन्फेक्ट करते हैं ये, ठीक है। अब इन सारी चीजों से अलग क्या है, वायरस, ठीक है। हमें इन्फेक्ट करते हैं ये, जो कुछ भी यहाँ पे यूनिसेलुलर है सब कुछ इन्फेक्ट कर सकता है। हमें प्रोटोजोआ इन्फेक्ट कर सकते हैं, कि सिंपल डेफिनेशन आपको, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड हेटेरोट्रोफिक। हेटेरो मींस ऑटोट्रोफिक्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो सॉरी क्लोरोफिल होता है मेनली उनमें, है ना। इसमें मतलब क्लोरोफिल नहीं है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है, सिंपल है ना। ये सिर्फ समझने का तरीका है। ये डायग्राम अगर दिमाग में बैठ गया, आपको कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा कि ये कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। ये इस डायग्राम में सब है। इसमें बड़ा करूं क्या, इसको बड़ा करने का हमारे पास क्या तरीका है, प्रीव्यू पे जाके बड़े वाला फोन निकालना है, हाथी सा वाला फोन से नहीं चलेगा। ये सही बात है। हमें पता है क्या करना चाहिए, एल्गो को थोड़ा सा और इस साइड लिखना चाहिए। वो मोनेरा के नीचे लिखा है तो ऐसा लग रहा है जैसे मोनेरा दो टाइप के होते हैं, जबकि मैं वो चीज़ दिखाना नहीं चाह रहा। मैं कुछ नहीं, मतलब एक्चुअली क्या है, मोनेरा कहते हैं हम बैक्टीरिया को ही हैं, है ना। वो इन्होंने पॉइंट एकदम सही बोला है ना। अब क्या है कि यहाँ पे भी कुछ बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोल देते हैं ना। हाँ लगभग। मैंने तो कुछ और देखा गूगल पे। क्या क्या देखा, नहीं भाई, भाई एक सेकंड यार। ऐसा दे रखा है, मोनेरा सिर्फ बैक्टीरिया को ही बोलते हैं, है ना। ये दे रखा है, नहीं नहीं दे रखा है। नहीं दे रखा। बट ये मैंने ना और भी किसी बायोलॉजी की टीचर से सुना था, इसलिए मेरे दिमाग में भी यही था कि मिल गया। किंगडम मोनेरा बिलोंग्स टू द प्रोकैरियोट फैमिली। इसमें लिखा है किंगडम मोनेरा हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू डोमेन्स, आर्किया एंड बैक्टीरिया। आर्किया एंड बैक्टीरिया, ओके। हाँ आर्किया, आर्किया मतलब पुराने, बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया है मेनली। अब क्या कि आर्किया ऐसा था कि एक और चीज थी जो अब विलुप्त हो गई है लगभग। हाँ एंशिएंट बैक्टीरिया एक्चुअली, ये बोलो। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगा, लेकिन वो थी क्योंकि हम जेनेटिक, बेशक मतलब हम जेनेटिक स्टडीज से ये पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी, क्यों, हमारे जीन्स में सब कुछ कोडेड है। ये सब एवोल्यूशन के हिसाब से है ना, कि यहाँ पे इन दोनों के भी कुछ कॉमन जीन्स होंगे, ठीक है। इसको अगर इन दोनों के भी कोई कॉमन जीन्स होंगे ना, उसको हम बोलते हैं LUCA। इसकी भी एक टेक्निकल टर्म है, लुका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को सीक्वेंसिंग करके पता लगा वो ना। माइटोकॉन्ड्रिया इनफैक्ट बाद में ऐड हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के आने से पहले का है कुछ। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से वो क्या, माइटोकॉन्ड्रियल ईव, वो वाली चीज है, वो नहीं, वो ह्यूमंस में। हेल्दी किसके अंदर है सर? अब हाँ एल्गे मेनली आपको देखो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आना चाहिए। बट क्या है कि यहाँ पे एक और चीज है कि किसी बैक्टीरिया को हम ऐसा मानो कि यहाँ पे भी ये बैक्टीरिया है क्या, एक्चुअली प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर और बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। बट सम बैक्टीरिया माइट बी ऑटोट्रॉप्स। जब भी कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। इनफैक्ट ऐसा करते हैं, इस ना डायग्राम को थोड़ा सा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे बैक्टीरिया ही लिखता हूँ, लेकिन इनको मैं ब्लू ग्रीन एल्गे लिखूंगा, और यहाँ पे एक नया एल्गे का ये बना देता हूँ कि यहाँ पे एक ऑटो लिख दिया मैंने, ठीक है। ये अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जब भी ऑटोट्रॉफिज्म हो यूनिसेलुलर, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्गे, ठीक है। अब वो क्या है कि यहाँ पे भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इन बैक्टीरिया को हम वैसे सियानो बैक्टीरिया बोलते हैं,
ठीक है, और इन्हीं बैक्टीरिया को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, तो एल्गे इन जनरल फिर क्या हुआ, एल्गे वो सारी चीजें हो गई जो कि यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉपिज्म कर रहे हैं। वो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसी भी वजह से, अच्छा वो यूकैरियोट्स हो ऑटोट्रॉपिज्म कर रहे हैं या प्रोकैरियोट्स हो ऑटोट्रॉपिज्म कर रहे हैं, कभी कभी हम उनको भी एल्गे बोल देते हैं। सब कुछ सब कुछ नहीं, अमीनो एसिड नहीं है वो, अमीनो एसिड से कोई चेन बन गई, उससे जेनेटिक मटेरियल बन गया, एक ऑर्गेनिज्म बन गया वेल फंक्शनिंग, जो कि अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, अब ठीक है, अब लिखो इन्फेक्शियस डिजीजेस। बस इन्फेक्शियस डिजीज हमें करने हैं, इसके बाद लास्ट नहीं है, ये लास्ट पूरी फैमिली है इसकी, ये उतना ही बड़ा है जितना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज करा ना। एक क्वेश्चन था सीएमपीएस में साइंस पढ़ाते ही क्यों है, हमें क्या करना था इन चीजों का। हम नहीं चाह रहे कि अगली बार जब कोविड आए तो आप क्लूलेस हो कि क्या करना है। आपको कम से कम ये पता हो कि साइंस किस तरीके से चलती है, क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। क्या वास्ट लेवल इतना रखा है कि जब बंदा करेगा वो समझेगा चीजों को। देखो वास्ट तब लगता है जब आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि इसको ऑर्गेनाइज कैसे करें। अगर आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, अभी पता है इतनी सारी बायोलॉजी हम कब छठी क्लास से लेकर 12वीं तक हमने ऑर्गेनाइज करके अगर किसी तरीके 10 क्लास में ले आए, ये अपने आप में एक फीट है ना, कि किसी तरीके से हम उठाकर इतने में ले आए, है ना। अगर आप किसी तरीके से पूरे सिलेबस को ऑर्गेनाइज कर ले, लोगों को पता है क्या, हमें कभी भी वास्टनेस से प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ से होती है, अगर वो वास्टनेस कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रही है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर मैं कह दूं ना आपको कल 100 शब्द डिक्शनरी से पढ़ के रट के आने हैं, ठीक है, शायद नहीं कर पाओगे। बट अगर मैं ये कह दूं, ठीक है, कि एक शब्द होता है एल्टर, ठीक है, अब एल्टर से निकलने वाले 20 शब्द हैं, एल्टर ईगो, एल्ट्रोइस्ट, एल्ट्रोइज्म, है जो भी है, ठीक है, इससे जितने भी रिलेटेड शब्द हैं वो सब मैं आपको एल्टर का मतलब समझा दूं और उसके बाद सारी चीजें समझा दूं। ठीक है, और ऐसे में कई 10 आपको बेस शब्द दूं और उसकी मदद से निकलने वाले 150-200 शब्द भी दे दूं, आप बड़े आसानी से हर एक का मतलब बता दोगे। 100 शब्द याद करने मुश्किल होंगे, पर अगर उन्हीं को स्ट्रक्चर में डाल दिया तो आप 200 शब्द भी याद कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये नहीं कि सिलेबस वास्ट है, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसको किसी तरीके से एक स्ट्रक्चर में नहीं ला पा रहे। अगर स्ट्रक्चर में ले आए तो रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा, सब कुछ दिमाग में घुसेगा। ठीक है, वैसे ये जो शब्द है, आपने किसी ने वर्ड पावर मेड इजी किताब पढ़ी है? उसमें चैप्टर 2 है, उसमें एल्टर नहीं अलग, एल्टर ईगो मतलब मेरा ही दूसरा रूप। ठीक है, मेरा दोस्त है एल्टर ईगो, कि मैं नहीं हूं तो ये है, मेरे बदले में ये। एल्ट्रोइस्ट जो दूसरों के लिए जिए, वो तो एल्टर, हाँ वो एल्टर है शायद, हाँ ये भी इससे रिलेटेड हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखो तो उसी बुक को पढ़ के पता लगा था इगोइस्ट और इगोइस्ट अलग-अलग होते हैं ना, एक तो अलग-अलग होते हैं। वो अच्छी किताब है, अगर किसी को लगता है ना कि भाई अपनी ही अंग्रेजी अच्छी नहीं है, वो किताब पढ़ो, वर्ड पावर मेड इजी, और उसका प्रीफेस ज़रूर पढ़ना। ठीक है, वो कहता है कि मेरी किताब को ऐसे सहेज के मत रखना। ठीक है, प्रीफेस में ये कह रहा है कि इस किताब में आप जितना नोट कर सकते हो पढ़ के इसको फाड़ डालो। अगर आपने पढ़ के फाड़ दी तो हम मानेंगे ये किताब सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, ये आर्क ऑफ कोवेनेंट की तरह नहीं है, इसको सहेज के इसकी डेली पूजा करनी है ना, लिखो इसे, एक एक चीज़ अंडरलाइन करो।
ठीक है, उसका प्रीफेस पढ़ने में बड़ा मजा आता है, मतलब वो ऐसा लगता है हाँ वाकई में किसी टीचर ने लिखी है ये किताब। हाँ, उसने बहुत साल तक 30-40 साल तक अंग्रेजी पढ़ाई और फिर अपने जितने भी एक्सपीरियंस है वो उस एक किताब में डाल दिया, और इसलिए कि इतने फ्लुएंटली, इतनी मोटी किताब है और फ्लुएंटली आप पूरी पढ़ सकते हो, स्ट्रक्चर्ड है ना। टाइप ऑफ डॉक्टर्स मुझे नहीं पता लगेगा, लेकिन टाइप के डॉक्टर होंगे। चलो ठीक है। मेरे लिए तो एक ही डॉक्टर। इन्फेक्शियस डिजीज में होता क्या है, हमने एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करी थी क्या, कि हमेशा इन्फेक्ट करेगा किसी चीज़ को, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे जिसको इन्फेक्ट कर रहा है, होस्ट, ठीक है, होस्ट हो गया जिसको ये इन्फेक्ट कर रहा है। तो आप चलो लिखने की जरूरत नहीं है, होस्ट क्या हो गया, जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, इन्फेक्टेड है और जो फाइनली जो कि मतलब इस पूरे इन्फेक्शन का बर्न बियर कर रहा है ना, जिसको इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्टेड तो वेक्टर भी है, ठीक है, लेकिन वेक्टर की सेहत पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा इस इन्फेक्शन से। वेक्टर खाली एक काम कर रहा है कि एक होस्ट से लेकर दूसरे होस्ट तक, कि यहाँ पे इसने काट लिया, ठीक है, ये खुद इन्फेक्टेड हो गया और इसको ट्रांसफर कर दिया। वेक्टर का काम है एक जगह से बस दूसरी जगह ले जाना। वेक्टर मदद करते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम इसलिए डेंगू मच्छर है, ठीक है, जबकि डेंगू का जो वायरस है वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है हमारे लिए। क्यों? हाँ, कभी कभी ये भी, इनफैक्ट ये एक तरीका है, कई लोगों ने, रिसर्चर्स अब ये काम क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से उसमें ना करके हम वेक्टर में ही मॉडिफाई कर दें, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कर दें, इस टाइप का मॉडिफिकेशन कि जब भी अब वेक्टर इससे इन्फेक्टेड हो उसी वायरस से, वो खुद ही मर जाए। अगर वो खुद ही मर गया तो फिर वो आगे इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, तो वही तो जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं हम उसको, है ना। तो ठीक है, नहीं वो तो ऑटोमेटिकली पता करें ना डायरेक्शन। ओह अच्छा, नहीं वो वेक्टर नहीं, वेक्टर कोई, वेक्टर ये बात सही है कि वेक्टर इन जनरल वो चीज़ होती है डायरेक्टेड होती है, उसको हम डायरेक्ट मतलब वेक्टर बोलते हैं। अब मैथ का वेक्टर अलग है, उसको, हाँ जी, एक ही चीज़ है, ज़्यादा अंतर नहीं। क्या होता है वैसे वेक्टर, कोई आइडिया? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि मतलब किसी ऐसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने अगर डायरेक्शन नहीं बताया है, खाली मैग्नीट्यूड बता दिया, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना। जैसे हमने ये बोल दिया कि मतलब हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, उस बात का तब तक सेंस नहीं बनेगा जब तक हम ये ना बता दें किस डायरेक्शन में लगाया गया है एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो 2 तरीके हैं इस चीज़ को समझने के, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को समझा जा सकता है, कि एक तो ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रहा है और एक हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ट्रांसमिशन किस किस तरीके से होते हैं, इसके मैं चाहूँगा कि आपको ना नोट्स दे दूँ, ठीक है। मीन्स जो ये कहाँ से हम लेकर आ रहे हैं, ये साइंस की वो जो किताब थी ना 9th वाली, वहीं से लेकर आ रहे हैं। उन्होंने मीन्स लिखे हुए हैं एयर, है ना। कुछ जो ये मतलब डिजीज होते हैं ये एयरबॉर्न होते हैं, ठीक है। एयर का मतलब जैसे कोई एग्जांपल जो एयरबॉर्न हो डिजीज, कोविड, है ना। और ये जनरली कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। क्या कि एक एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें स्नीजिंग आएगी और स्नीजिंग से वो और ज़्यादा स्प्रेड होगा, कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो एयरबॉर्न हो गए। दूसरा तरीका होता है कि जो मतलब हमारा इस ओरल फीकल रूट से जो जा रहे हैं, जो माउथ के थ्रू जा रहे हैं, और ये सारे कौन से बॉर्न होते हैं, ये होते हैं वाटर बॉर्न। ये सारे डिजीज वाटर बॉर्न होते हैं। वाटर बॉर्न कैसे, कि इस तरीके मतलब ये जनरली कैसे होंगे कि अगर सीवेज सिस्टम अच्छा नहीं है, अगर सोसाइटी का सैनिटेशन अच्छा नहीं है, तो पक्का इस टाइप के डिजीज फैलेंगे। हाँ नहीं, फूड पॉइजनिंग वाटर बॉर्न कह सकते हैं, हाँ सही बात है। मतलब
फूड पॉइजनिंग क्या है कि फूड पॉइजनिंग एक जेनरिक टर्म है, अब इसके अंदर क्या इन्फेक्शन है, किस चीज़ में इन्फेक्ट कर रहा है, ये हम नहीं बता पा रहे हैं, है ना। जनरली ये वाटर बॉर्न नहीं होगा, फिर क्यों? क्योंकि ओरल फीकल रूट से वो किसी तरीके से आया है। कि हुआ क्या है कि कोई बंदा इन्फेक्टेड था सोसाइटी में, ठीक है, अब वो क्या है कि जो भी सोसाइटी का सीवेज है वो किसी वजह से मान लो अंडरग्राउंड लीक कर रहा है और वो हमारे वाटर रिसोर्स में जाकर मिल रहा है और उस वाटर रिसोर्स को हम पी रहे हैं, है ना, और उस तरीके से हमें इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल अगर कोई देना चाहे। कोलेरा, हाँ, टाइफाइड कोलेरा दोनों ही, ठीक है। फिर अगला है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। क्या कि लोग खुद ही कांटेक्ट हो रहे हो, एक बंदा दूसरे के कांटेक्ट में फिजिकली आ रहा हो तो भी ट्रांसमिशन पॉसिबल है, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा जो चौथा है क्लासिफिकेशन वो है कि कोई और एनिमल इसको फैसिलिटेट कर रहा हो, और ये कौन से हो गए? ये हो गए वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। हाँ, जूनोटिक जनरली ये हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो वेक्टर बॉर्न और आप सही कह रहे हो, जूनोटिक को हम एक्चुअली अलग क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं कि किसी तरीके से एनिमल किंगडम से वो जंप होकर ह्यूमंस क्या आ गया, मतलब हम भी एनिमल किंगडम का हिस्सा हैं, वो किसी तरीके से जंप होकर हमारे इसमें आ गया, है ना। चोट लग जाती है इसमें। हाँ, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये क्या है, इनमें से किसी स्टैंडर्ड इसमें नहीं आ रहा। अब मान लो कि रेस्पिरेटरी वाले तो इसमें आएंगे नहीं, ओरल फीकल रूट वाले भी, क्योंकि वो ओरल फीकल रूट वाले मेनली हमारी इसमें जो मतलब ओरल फीकल जो रूट है ना, वहाँ के एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर पाते हैं। कौन से वाले? वो घाव पहले से है तो उस पे एयर का कांटेक्ट हो रहा है, उससे बैक्टीरिया। नहीं, अब क्या है कि मान लो ये वायरस आ गया, और पॉइंट ये है कि ये वायरस जो मतलब जो रिएक्शन कर रहा है एक तरीके से, इसको क्या बोलेंगे, जो भी है, मतलब ये जो एक्ट कर रहा है, ऐसा थोड़ी ये वायरस हमेशा ही काम कर जाएगा। वायरसेस की बात क्या होती है कि वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए एक होस्ट सेल चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो होस्ट सेल हमारी बॉडी के बाकी सेल्स होस्ट की तरह एक्ट कर पाए, है ना। तो जनरली क्या होता है, ये वायरस वो वाले होते हैं जो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले जो सेल हैं, है ना, जनरली उनको इन्फेक्ट कर पाता है और वहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर पाता है, वरना नहीं कर पाता, ठीक है। बट हाँ, ये सवाल अच्छा है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा, सेक्सुअल ट्रांसमिशन वाले एक एड्स तो है ही, और कोई सिफिलिस है एक, ठीक है, ठीक है। और जो एनिमल्स कैरी करते हैं उनको वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट प्रिवेंशन हम डिटेल में करेंगे। अब हम आते हैं जूनोटिक डिजीज। अब आप डाल लो एक हेडिंग, सबसे पहले डालो वेक्टर बॉर्न डिजीज, जूनोटिक भी नहीं। ज़ूनोटिक में वेक्टर बॉर्न ये सब कुछ आ रहा है इन्फेक्शियस डिजीज में, ठीक है। हमने 4 टाइप की डिजीज बताया ना, वाटर, एयर, सेक्सुअल और वेक्टर बॉर्न, ठीक है। तो वेक्टर बॉर्न लिखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है एक होस्ट, ठीक है, होस्ट डैश इन्फेक्टेड स्पीशीज, सिर्फ इतना लिखो, इतनी सी डेफिनेशन है होस्ट की। फिर एक होता है रिजर्वायर, रिजर्वायर where the infection is maintained until a host is infected. ठीक है, ये हो गया रिजर्वायर। एंड फिर नेक्स्ट देखो, रिजर्वायर कैन एक्ट एज अ वेक्टर। जो हमारा वेक्टर क्या है, दोज एजेंट्स, पहले वेक्टर लिखो, एजेंट्स दैट कैरी इन्फेक्शियस एजेंट्स,
इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, व्हाट आर इन्फेक्शियस एजेंट्स? अब ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एक्चुअली हमें हार्म कर रहा है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस एजेंट्स लिखिए। These are pathogens that harm। पैथोजेंस का मतलब ही है, बाय डेफिनेशन पैथोजन क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म कर रहे हैं, है ना, दैट हार्म द होस्ट। अच्छा, पैथोजन और एंटीजन में कोई बता सकता है अंतर क्या होता है पैथोजन और एंटीजन के बीच में? अब क्या है कि ये पैथोजन कभी कभी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे हमारी बॉडी में, कभी कभी नहीं करेंगे। अगर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करा है तो वो हो गया एंटीजन। ठीक है, बस अभी हम देखेंगे, अभी आज नहीं देख पाएंगे, कल देखते हैं। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या है। ठीक है, एक दो चीज ऐसा करते हैं, एक दो डेफिनेशन और नोट करते हैं, फिर कल ही करेंगे ये। एक लिखो, एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक वर्सेस पेंडेमिक, ये हम डेफिनेशन नोट करना चाह रहे हैं। एपिडेमिक क्या है? वाइड स्प्रेड अकरिंग इन्फेक्शियस डिजीज। वाइड स्प्रेड अकरिंग इन्फेक्शियस डिजीज। in a particular community at a particular time। जैसे कि कॉमन कोल्ड है, मान लो अभी एकदम से फैलना शुरू हो गया, है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि कॉमन कोल्ड का एपिडेमिक आ गया फिलहाल के लिए। ठीक है, अब पेंडेमिक कब हो जाएगा ये? ठीक है, अब पेंडेमिक लिखो, पेंडेमिक नेक्स्ट डेफिनेशन। epidemic that has spread to all regions। all regions। ठीक है, और ये डिफाइन कौन करेगा कि एपिडेमिक है कि नहीं, पेंडेमिक है कि नहीं? ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लिखो इसको, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ has a central disease surveillance unit। has a central disease surveillance unit। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है पता लगाना कि ये एपिडेमिक हो गया है, ये पेंडेमिक हो गया है। कोविड जब आया था डिक्लेयर किसने करा था? इन्होंने करा था। ठीक है, जब जैसे ये होता है ना, जीका वायरस नहीं, वेस्ट नाइल फीवर आ गया, ठीक है, या मंकी पॉक्स आ गया, ठीक है, या हम मतलब ये है ना, हाँ, एक ये है ना, बार बार ये आता है स्वाइन फ्लू आ जाता है, बर्ड फ्लू आ जाता है अक्सर, है ना। अब बर्ड फ्लू का एपिडेमिक बन गया है कि नहीं बन गया, ये कौन बता रहा है देश में? ये मतलब मान लो बर्ड फ्लू का एक रेयर केस आया, एक रेयर केस है, उसको हम एपिडेमिक नहीं बोलेंगे, वो एपिडेमिक हो गया है कि नहीं। और उस क्योंकि अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एपिडेमिक है या डिक्लेयर कर दिया पेंडेमिक है, तो पॉलिसी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, डीएम से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सबको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है उसके लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन निकालेगी, नोटिफिकेशन हर किसी को भेज देगी, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, और कंसर्न डिपार्टमेंट रिएक्ट करेंगे, है ना। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया है कि एक सर्वेलेंस यूनिट है, उसका काम ही है देश में जितना भी डिजीज चल रहे हैं उनको सर्वेलेंस करते रहना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट आपने सुना है किसी ने? ठीक है, ये है क्या कि सरकार करने, ये एक ब्लूप्रिंट है किस चीज़ के लिए, कि हम नेशनल डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम एक बनाना चाह रहे हैं जिसमें आधार से लिंक होगा आपका एक हेल्थ आईडी, यूनिक हेल्थ आईडी। ठीक है, होगा क्या कि आप देश में किसी भी
डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपका एक आधार नंबर वहाँ पे एंटर कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली एक प्राइवेसी कंसर्न है, ठीक है, अभी लागू नहीं हुआ, बट हमारा एम ये है कि आपको जो भी डिजीज़ हुआ है वो रजिस्टर हो जाए। आभा कार्ड तो नहीं है। उम्मीद ना हाँ, ये आभा कार्ड से रिलेटेड नहीं, लेकिन ये डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट अभी ये बना नहीं है पूरा। हिस्ट्री तो उसमें भी आती है ना कि आपने किसका मतलब ये आपके पास वैसे जा रही है हिस्ट्री। हम क्या चाह रहे हैं कि इसको सर्वेलेंस सिस्टम से इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। ऐसे सर्विलेंस। हाँ, और इसमें होगा क्या कि एक बार मान लो ऐसा हो गया कि इस इलाके में इस टाइप के सिम्टम्स लगातार आ रहे हैं और हमने देखा कि पूरे देश में, ये मान लो पूरा देश है, यहाँ पे इस टाइप के सिम्टम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये जो इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस प्रोग्राम है हमारा क्या करेगा, पता लगा लेगा कि यहाँ पे हो सकता है कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो एडवाइजरी जारी हो जाएगी। अगर टेस्ट हो गया और डिटेक्ट हो गया कि इनमें से किसी व्यक्ति के ऊपर हमने कोई वायरस पाया नए किस्म का, है ना, वो डिटेक्ट हो जाएगा और फिर उसकी हम टेस्टिंग कर पाएंगे एक छोटे इलाके में। तो क्या है कि ये इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम मतलब ये डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट का कई जगहों पे फ़ायदा है। रेयर जो डिजीज़ हैं उनको भी हम पता लगा सकते हैं इससे, है ना। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि कोरोना जैसी चीज़ इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होगी कभी, फ़ायदा ये होगा, है ना। चलो खैर, ये सारे डिस्कशन हम कल करेंगे और कल हम ये डिजीज़ कैसे फैलते हैं और बॉडी हमारी कैसे रिस्पॉन्ड करती है और फिर हम वैक्सीन कैसे बनाते हैं, इस पूरी चीज़ का यूज़ करके ये डिस्कस करेंगे। सब कुछ हमें कल करना है।